बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर जो है उसमें हम फैक्टराइजेशन की कुछ टाइप्स जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम दो नई टाइप्स के साथ जो है वो इस अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम दो नई टाइप्स जो पढ़ेंगे। बेसिकली ये दोनों टाइप्स मिलती जुलती हैं और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों टाइप्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इस चैप्टर के अंदर, तो इसका वो किरदार है ही है। लेकिन मैथमेटिक्स में दूसरे बहुत सारे चैप्टर जो हैं वहाँ पे इनका अक्सर यूज़ जो है वो होता है। तो इसलिए मेरे लिहाज से ये सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप है जो आपको मैथमेटिक्स में अक्सर यूज़ करनी पड़ेगी। और जब आप अगली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसका यूज़ है। इस तरह डिफरेंट जो मैथ के जो कंसेप्ट्स हैं उसमें फैक्टराइजेशन जो है इस मेथड से जो हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको मैथमेटिक्स को सीखने में और आगे जो दूसरे कंसेप्ट हैं उनको सीखने में बड़ी मदद देगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप इस लेक्चर को सुनें और इसकी मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस भी करें, ताकि ये जो टाइप है या ये जो प्रोसीजर है फैक्टराइजेशन का इसको अच्छी तरह आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलते हैं आज का अपना लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी टाइप है वो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो इस फॉर्म की जो टाइप होगी उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो बात गौरतलब है दूसरी जो इससे अगली टाइप मैं अभी डिस्कस करूँगा, तो उसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो पी और क्यू जो है वो कोई से कॉन्स्टेंट्स है। तो अब इस तरह की टाइप जो है इसको हम किस तरह जो है वो सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो इससे पहले आप डिफरेंट जो है वो फैक्टराइजेशन की टाइप्स जो आप पढ़ चुके हैं। तो जो बेसिक टाइप्स जो हैं जो अक्सर दूसरी टाइप में भी यूज़ होती हैं, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले चेक कर लें कि क्या पूरी एज ए होल जो एक्सप्रेशन दिया हुआ उसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो वो टाइप 1 जो हमने पढ़ी हुई है पिछली एक्सरसाइज में, तो उसका यूज़ जो है वो अक्सर क्वेश्चन में जो है वो होता है। इसके अलावा दूसरा जो टाइप जो ज़्यादा यूज़ होती है वो है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस डी डी, जिसमें हमने पेयरिंग करके दो टर्म को पेयर बना के जो है उसमें से कॉमन लिया था। तो ये चीज़ भी अक्सर यूज़ होती है। तो बाकी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऐसी होती हैं जो जिसका दूसरे के साथ लिंक नहीं होता, बस वो उसके अपने ही क्वेश्चन है, वो एक इंडिविजुअल जो है उसकी एक आइडेंटिटी होती है। लेकिन कुछ टाइप्स फैक्टराइजेशन की ऐसी हैं जो दूसरी टाइप में भी यूज़ होती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सबसे पहले ये देखा करें कि एज ए होल इसमें से कुछ कॉमन आता है। ये आपने हर किस्म के क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन सामने आ जाए तो सबसे पहले आपने यही चीज़ देखनी है जो मैंने टाइप 1 वहाँ पे लिखी है। तो फिलहाल कोई भी चीज़ इसमें से कॉमन जो है वो नहीं आ रही। तो अब ये जो बेसिकली ये टाइप है इसमें हम जो मिडल टर्म है इसको ब्रेक करते हैं। जो मिडल टर्म है इसको ब्रेक करेंगे तो फिर हम इसके दो फैक्टर जो है वो बनाएंगे। पी ऑफ एक्स की जगह दो फैक्टर बनेंगे। जैसे ये -11x है तो इसको ब्रेक करेंगे तो इसके दो टर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो फिर टोटल जो है वो एक टर्म ये होगी, एक ये होगी और दो इसकी बनेंगी। टोटल 4 जो है वो टर्म्स होंगी। तो 4 में से हम फिर दो दो करके कॉमन लेंगे, फिर हम ये टाइप जो है वो उसको यूज़ करेंगे। तो इसको वैसे तो बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन जो यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं वो मैंने लिखी हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं इसको कैसे करना है। एक्स स्क्वायर, अब इसका प्रोसीजर ये है कि आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई करना है हमेशा। तो ये आ जाएगा -42x स्क्वायर, -42x स्क्वायर। ये माइनस है, ये प्लस है, तो मल्टीप्लाई होगा तो -42x स्क्वायर आ जाएगा। यानी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का प्रोसीजर जो है वो यही है जो आपने अडॉप्ट करना है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो 42 आएगा। उसके बाद ये जो 42 है आपके पास, ये जो नंबर हासिल हुआ है, इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, इसके आपने डिवाइज़र मालूम करने हैं कि ये किस किस पे डिवाइड होता है। तो उसमें से हम दो फैक्टर जो है जो सूटेबल होंगे उनको यूज़ करेंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप इसके डिवाइज़र जो है मालूम करें, यानी ये किस किस पे डिवाइड होता है। 41 जो है इसको अगर 1 पे डिवाइड किया जाए, 41 को 1 पे डिवाइड किया जाए तो जो आंसर आता है वो भी आप यहाँ पे लिखते जाएं। तो 42 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है 42 ही आ जाएगा। इसका मतलब 1 और 42 जो है वो इसके डिवाइज़र है। 42 1 पे भी डिवाइड होता है तो 42 आंसर आ जाएगा, और 42 को 42 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। तो डिवाइज़र मीन्स ये किस किस नंबर्स पे डिवाइड होता है वो हमने फाइंड करना है। उसके बाद ये 2 पे डिवाइड होता है।
अगर होता है तो आप लिख दें। अब 2 को इस पर डिवाइड करेंगे 42 को, तो ये 21 आ जाएगा। तो ये 21 भी मैंने इधर लिख दिया। इसी तरीके से आप इसको चेक करें, ये 3 पे डिवाइड होता है, तो यकीनी तौर पर ये 3 पे भी डिवाइड होता है, तो 14 आंसर आ जाएगा। यानी अगर 42 को 3 पे डिवाइड किया तो 14 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 4 पे ये डिवाइड नहीं होता, 5 पे डिवाइड नहीं होता, और 6 पे ये डिवाइड होगा। 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा इसका आंसर। अब 6 के बाद अगला डिजिट 7 है कि 7 पे डिवाइड होता है, यकीनन होता है, लेकिन वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इसके बाद 8 पे डिवाइड नहीं होता, 9 पे डिवाइड नहीं होता, ये 10 पे डिवाइड नहीं होता, 11 पे, 12 पे, 13 पे, किसी पे डिवाइड नहीं होता। 14 पे ये डिवाइड होता है, वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। और इसके बाद ये 21 पे डिवाइड होगा, वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो इस तरह ये 2 वे प्रोसेस आप करेंगे कि जिस पे डिवाइड कर रहे हैं वो भी लिखते जाएं और जो आंसर आ रहा है वो भी लिखते जाएं, तो फिर आपका आधा काम हो जाएगा। यानी आधे काम में यही आपके सारे डिवाइज़र जो है वो मालूम हो जाएंगे। अब आपने इसके जो पेयर बनाने हैं, कि इसके जो पेयर बनाने हैं, इसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है, वो नंबर हमारे पास आ गए। तो अब इन नंबर्स में से हमने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जो जिनको प्लस करें तो वो -11 के इक्वल आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो -42 के इक्वल आ जाए। तो अब उसमें भी आपके लिए आसानी मैं पैदा कर देता हूँ कि आपने वो 2 नंबर्स कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए भी आपको बता दूँ कि ये नंबर यानी 1 और 42 ये पेयर बन सकता है। इसके अलावा 2 और 21 इसका पेयर बन सकता है। यानी 2 को आप 7 के साथ नहीं मिला सकते, 2 को आप 14 के साथ नहीं मिला सकते। तो जो हम डिवाइज़र इसके फैक्टर मालूम कर रहे थे 1 पे डिवाइड किया 42, तो उन्हीं का पेयर बनेगा। इस तरह 42 का 2 पे डिवाइड किया था तो 21 आंसर आया, तो पेयर इसी का और इसका ही हमेशा बनेगा, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल होना चाहिए। 2 नंबर हमने ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब यही है कि जो आप डिवाइज़र मालूम लिखते वक्त ये आपने इसके किया था, उन्हीं के पेयर जो है वो बन सकते हैं। इसी तरह जब आपने 3 पे इसको डिवाइड किया था तो 14 आंसर आया था, तो इसका पेयर ये भी मुमकिन है कि ये पेयर बन जाए। इसी तरह ये 6 और 7 का पेयर जो है ये भी पॉसिबल है। तो अब थोड़ी सी आसानी ये पैदा होगी कि अब हमने इसकी पेयरिंग कर ली है। तो अब इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 और 4 जो इसमें पॉसिबल पेयर है वो हमें नज़र आ रहे हैं। अब इन चारों को हमने फर्दर चेक करना है कि इनमें से कौन सा सूटेबल पेयर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने एक बात तो तय होगी कि जो आपने इसमें से पेयर लेने हैं उनका प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए, 42 के इक्वल होना चाहिए। साइन का हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड है 42 इसके इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये जितने पेयर बन रहे हैं इनका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है वो 42 ही है। यानी 1 को 42 से मल्टीप्लाई करें 42 ही आएगा, इसको और इससे मल्टीप्लाई करें 42 ही आ जाएगा, 14 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 40। इसका मतलब जो हमने पेयरिंग की है इसका जो प्रोडक्ट है वो तो इसके इक्वल है, वो तो कन्फर्म हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनका अगर इनको प्लस या माइनस करें तो ये 11 के इक्वल आना चाहिए, -11 के इक्वल आना चाहिए। अब जो पेयर इस कंडीशन को तो सारे पूरे कर रहे हैं किस्म का अभी तक, इस कंडीशन को पूरा करने के लिए आप देखते हैं कि इसमें से कौन से पेयर ऐसे हैं जो सूटेबल और कौन से ऐसे हैं जो सूटेबल नहीं है, और उनको हम इग्नोर कर देंगे। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन मैं ज़रा डिटेल से समझा रहा हूँ आपको, लेकिन जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये काम आप वर्बली भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको लिख के किया जाए। तो 42 और 1 क्या इसका पेयर मुमकिन है, आप इसको चेक कर लेते हैं। अब 42 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो 43 आता है, हमें चाहिए 11। इसका मतलब कि ये इसी तरह अगर 42 और 1 को माइनस किया जाए तो 41 आता है। यानी इनको प्लस करें या माइनस करें 11 किसी सूरत में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि ये पेयर तो पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि ये पेयर बनेगा। उसके बाद 21 और 2 इसको चेक करें। अब अगर इनको आप प्लस कर दें तो 23 आता है, हमें 11 चाहिए। इसी तरह अगर इनको माइनस कर दें तो 19 आता है, तो हमें 11 चाहिए। इसका मतलब कि 21 और 2 से प्लस या माइनस करने से 11 पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि ये पेयर जो है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद 14 और 3 को चेक कर लें।
14 और 3। अब इनको अगर प्लस करें तो 17 आता है, और अगर इनको माइनस कर लें तो 11 आता है, और हमें 11 ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि ये पेयर जो है वो हमारे काम का है, और ये अगर इसको यूज़ किया जाए तो हमारे जो दोनों कंडीशन है वो पूरी होती हैं। तो मज़ीद इसको चेक करने के लिए अच्छा, उसके बाद हम अगर अभी इसके ये मुझे महसूस हो रहा है कि ये पेयर जो है वो हमारा सूटेबल पेयर है, लेकिन जो अभी एक बाकी है उसको भी डिस्कस कर लें, 3 और 7। अब 3 और 7 को अगर प्लस करें तो 10 आता है, और अगर इनको माइनस करें तो 4 आता है, और हमें 11 चाहिए। इसका मतलब कि ये पेयर किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं। कौन सा ये 3 और 7 का, सॉरी 3 और 14 का तो हमने लिख लिया, 6 और 7 का देखना था हमने। 6 और 7, 14 और 3 का तो हमने चेक कर लिया है। 6 और 7 जो है इसको देखें अगर, तो 6 और 7 को अगर प्लस करें तो 13 आता है, और अगर माइनस करें तो 1 आता है, और हमें 11 चाहिए। इसका मतलब कि ये पेयर भी मुमकिन नहीं। तो अब मोस्ट सूटेबल पेयर जो है हमारे पास एक ही बचा है। तो तकरीबन तमाम क्वेश्चन में जितने भी पेयर बन रहे होंगे उनमें से एक ही आपको सूटेबल पेयर जो है वो मिलेगा, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। लेकिन बाज़ सूरतों में ऐसे होता है कि आपको फ़िलहाल लग रहा होता है कि 2 पेयर, अभी तो आपने मैंने 1 2 3 4 पेयर में से चेक करवाए हैं, तो 3 हमारे जो है वो इसके लिए सूटेबल नहीं है, और एक ही निकला है जिसको हम आगे चला सकते हैं, और ये मुमकिन जो हमारा पेयर है वो नज़र आ रहा है। लेकिन बाज़ क्वेश्चन में आपको 2 पेयर वक्ती तौर पर महसूस होंगे कि ये इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनके साइन वगैरह उसको जब डिस्कस करेंगे तो फिर उनमें से भी एक पेयर जो है वो हमें छोड़ना पड़ेगा, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इस कंडीशन को पूरा नहीं करेगा। तो एट द एंड सिर्फ एक ही बात है कि एक पॉसिबल पेयर मिलेगा, एक से ज़्यादा मुमकिन ही नहीं कि आपको ऐसा पेयर मिल जाए कि जो एक से ज़्यादा पेयर मिल जाए जो इस कंडीशन को पूरा करें, जो क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमें यूज़ करनी होती है। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि एक ही पॉसिबल पेयर होगा। अगर एक से ज़्यादा बनते नज़र आ भी रहे हैं तो फिर जब उनके साइन की बात आएगी, जब उनके साथ सिंबल लगाने होंगे, तो उस वक्त फिर एक हमें छोड़ना पड़ेगा, वो सूटेबल नहीं होगा। अब दोबारा सुन लें कि जो पेयर हमने ढूंढा है, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इसके इक्वल होना चाहिए -14x²। तो यहाँ पे चूँकि अभी वेरिएबल नहीं है तो साथ आप इसके अगर आपके नंबर्स सही मिल गए हैं तो वेरिएबल वो यूज़ कर लें जो इसमें दिया हुआ है। तो 14x और 3x अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त भी हमने इसको देखना, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन की बारी आए, अब इनको अगर आप प्लस या माइनस करें तो 11 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 11 आना चाहिए। तो पहले आप प्लस के लिहाज से देखा करें, चूँकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो ये अंडरस्टूड है कि ये इसके डिवाइज़र है, तो ये इसके इक्वल आना ही आना है। असल में ये है कि सम और डिफरेंस के लिहाज से अगर आप उसको चेक करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए उसमें यूज़फुल होगा वो। तो अब 14 और 3 से 11 कब आएगा? जब ये माइनस होंगे, यानी 11 चाहिए तो इनको माइनस करेंगे तो 11 आएगा। अब माइनस कब होगा? जब इनके साइन डिफरेंट होंगे। अगर आपको याद हो तो एक लेक्चर मैंने आपको उस पर दिया हुआ है, क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ एडिशन के लिहाज से, एडिशन के रूल पे एक वीडियो मैंने आपको जो है वो दी हुई है। तो उसमें ये डिटेल बताई हुई है कि अगर दोनों साइन डिफरेंट हों तो फिर हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। रूल नंबर 2 है ये एडिशन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको चेक कर लें, इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम क्या इस नतीजे पे पहुँचे कि इन दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। अब डिफरेंट होने चाहिए, कौन सा प्लस होना चाहिए, कौन सा माइनस होना चाहिए, अब इसका इशू है। उसका जवाब ये है कि जो साइन आपके पास क्वेश्चन में इधर दिया हुआ है मिडिल टर्म के साथ, वो आपने जो बड़ा नंबर है, बड़ी टर्म है, उसके साथ लगाना है। तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, और चूँकि हमने दोनों साइन डिफरेंट रखने हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने जो रिक्वायर्ड कंडीशन उसकी तरफ कैसे गए हैं कि हमने 11 लेके आना है। तो हमने देखा कि ये माइनस होगा तो 11 आएगा, और माइनस के लिए कंडीशन क्या है कि उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो वो साइन डिफरेंट होने चाहिए, फिर उसको कौन सा साइन किसके साथ होना चाहिए, उसका आंसर हमें यहाँ से मिल गया। तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिकली वे में चलेंगे तो आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर जवाब मिलता जाएगा। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखें। दोनों साइन डिफरेंट है तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, और साइन बड़े वाले का कैपिटल लेटर जो है
कैपिटल नंबर जो है उसका साइन जो है हमेशा जो है वो यूज़ किया जाता है। ये एडिशन का रूल नंबर 2 है। तो -11x, अब देखें जो हमने पेयर बनाए हैं, अगर उसको आप प्लस, हम यही कहेंगे प्लस करेंगे, लेकिन प्लस करते हुए भी बाद का हमें माइनस करना पड़ता है साइन की वजह से। तो बेसिकली एडिशन का ये प्रोसेस है। तो -11x आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, यानी इसके इक्वल होना चाहिए सारे नंबर के। तो अब आप इसी को दोबारा लेके मल्टीप्लाई कर लें और चेक करें कि क्या इसके इक्वल आता है। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों साइन डिफरेंट हो तो आंसर माइनस का आता है। अब उसी लेक्चर में जिसमें मैंने एडिशन के रूल आपको डिस्कस किए हैं आपके साथ, तो उसी लेक्चर में मैंने मल्टीप्लिकेशन के जो रूल है उसको भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 2 यूज़ हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो वो मेरी वीडियो जो है वो डिटेल से देख लें, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखेंगे हमने जो पेयर इसमें चेक किया था तो उनको प्लस या माइनस किया तो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया, और मल्टीप्लाई किया तो फिर भी हमारा ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया। इसका मतलब कि ये जो पेयर हमने सेलेक्ट किए थे ये इस क्वेश्चन के लिए जो है वो सूटेबल पेयर्स हैं। तो अब हमने इसको कैसे यूज़ करना। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा इजी है। अब आपने करना ये है कि इन दोनों पेयर में से कोई एक पहले लिख लें जो भी आपका दिल करता हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा पहले लिखना है। तो अगर आप +3 पहले लिख लें और -14x बाद में लिख लें, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है कि मैंने ये पहले लिखा है और ये बाद में लिख दिए। अगर ये टर्म इधर लिख दें, ये इधर लिख दें, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इन दोनों में से जिसकी मर्ज़ी तरतीब से लिखा जा सकता है। सिर्फ क्वेश्चन के अंदर जो प्रोसीजर है वो डिफरेंस उसमें आ जाएगा, लेकिन एट द एंड जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। यानी अगर कोई स्टूडेंट इस तरतीब से इसको सॉल्व करता है तो उसका आंसर, और जो तरतीब बदल के इसको सॉल्व करता है तो उसका आंसर एंड पे जो है वो सेम आएगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि फैक्टर, अगर एक का आंसर ये आया तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा, यानी फैक्टर की तरतीब बदल जाएगी एंड में, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन चूँकि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसमें रियल नंबर में होल्ड करता है, लिहाजा तरतीब चेंज करने से फैक्टर जो इसकी फैक्टराइजेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या किया कि ये जो मिडल टर्म है इसके 2 पार्ट्स बना दिए। इसको हम मिडल टर्म ब्रेक करना जो है वो कहते हैं इस मेथड को। अच्छा, अब पहले हमारे पास 3 टर्म्स थी, अब हमारे पास 4 टर्म जो है वो आ गई हैं। अब आप ये जो आप पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आप दो जो टर्म्स हैं उनको मिला के उसमें से कॉमन लेते हैं पेयर बना के। तो अब यहाँ पे तरतीब लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से भी कुछ कॉमन आएगा लाजमी और इसमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो अब आप फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से कॉमन लें, इसी तरह ये जो टर्म्स हैं इसमें से भी कॉमन ले लें। तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो x + 3, और इसमें से 14 कॉमन आ जाएगा, -14। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 14x को 14 पे डिवाइड करें तो x बच जाएगा, और ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा माइनस कॉमन लेने की वजह से। और 42 को 14 पे डिवाइड करें तो ये 3 आ जाएगा। तो अब इस तरीके से हमने इसकी पेयरिंग करके जो है इसको कॉमन जो है वो ले लिया। अब नेक्स्ट जो है, अब ये फिर एक टर्म है और ये फिर एक टर्म है, और इसमें x + 3 जो है वो दोबारा कॉमन लिया जा सकता है, और ये दोनों सेम आने ज़रूरी हैं। अगर ये सेम नहीं आए तो समझ लें कि आपने कोई यहाँ पे मिस्टेक कर दी हुई है। तो x + 3 और x - 14, तो एंड में आपने इधर से ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -14 बचेगा। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन था इसको हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है, तो 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर लिखना जो है वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इसके 2 फैक्टर हैं, तो यही इसका आंसर है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट इसको इधर लिख दे और इसको इधर लिख लें, इनकी तरतीब चेंज कर लें, तो यहाँ पे उसका डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन आखिरी जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि आपका यही आंसर आएगा, लेकिन ये फैक्टर इधर आ जाएगा और ये फैक्टर आपका इधर आ जाएगा। बस इतना इसमें डिफरेंस आएगा। लेकिन चूँकि ये प्रोडक्ट है और इसमें ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड करता है, लिहाजा इनकी तरतीब चेंज करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है इसका प्रोसीजर कि अगर आपके पास
इस टाइप की जो इक्वेशन दी गई हो, एक्सप्रेशन दिया गया हो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, तो मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो उसका प्रोसीजर बता दिया कि मिडिल टर्म की जगह 2 टर्म कैसे निकालनी है, वो ये प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। और बाद में उसकी पेयरिंग तो पहले ऑलरेडी हो चुकी है, तो बाद में उसमें कॉमन लेके आप उसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये है इसका प्रोसीजर। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो आप इसी पैटर्न पे जो है वो कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन की काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप वर्बली भी उसको देख सकते हैं कि -11 के 2 फैक्टर कौन से बनाए जाए। तो 14 और 3 अगर बनाया है तो इसको प्लस करके भी देख लें इसके इक्वल आता है, और इनको प्रोडक्ट निकाल के भी देख लें कि इसके इक्वल आता कि नहीं आता। तो ये वर्बली भी ये चीज़ की जा सकती है प्रैक्टिस के बाद। तो फ़िलहाल आप कुछ क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न पे करें और बाद में कोशिश करें कि उसको आप वर्बली या ज़ुबानी उसको करने की या आपको जो है वो प्रैक्टिस हो जाए, उसकी ये स्किल आपके अंदर पैदा हो जाए। जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है x² + x - 132। तो अब इस सी टाइप का ये क्वेश्चन बनता है, इसमें मिडिल टर्म जो है वो x है, तो इसको हम ब्रेक करना है हमने। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो ये -132x² आ जाएगा, -132x²। अब 132 के डिवाइज़र जो है वो मालूम करने, तो ज़रा बड़ा नंबर है तो थोड़ा सा आपको इसमें लेंथी प्रोसेस होगा हमारा। तो 132 को अगर 1 पे डिवाइड किया जाए तो 132 आ जाएगा। तो इसका मतलब पेयर जो है वो इसका और इसका मुमकिन है। उसके बाद 2 पे अगर इसको डिवाइड किया जाए तो आंसर हमारा 66 आता है। तो ये पेयर जो है वो चेक किया जा सकता है कि क्या ये मुमकिन है या नहीं। इसी तरह अगर इसको 3 पे डिवाइड किया जाए तो 3 और 44 आंसर आएगा, उस पर इसको चेक किया जा सकता है। इसी तरह अगर इसको 4 पे डिवाइड किया जाए तो 33 आंसर आता है, वो पहले लिख चुके हैं, तो इसका पेयर बन सकता है। इसी तरह 6 और 22 का बन सकता है, 11 और 12 का बन सकता है। तो ये इसके पॉसिबल जो डिवाइज़र है वो भी मैंने लिख दी और साथ उसकी पेयरिंग भी आपको बता दी कि अगर कोई पेयर बनेगा तो कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पेयर बन रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि इन 6 पेयर में से जो मोस्ट सूटेबल पेयर है वो कौन सा है जो इन कंडीशन को पूरा करेगा जिसकी हमें ज़रूरत होती है। अब आपने करना ये कि इनमें से वो फैक्टर वो पेयर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 1 आ जाए, इधर 1 आइए, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 आना चाहिए, और अगर उनको प्रोडक्ट उनका निकाला जाए तो वो इसके इक्वल आ जाए। तो ये चूँकि डिवाइज़र हैं इसलिए इनको प्रोडक्ट तो इसके इक्वल आएगा ही, उसमें तो कोई ऐसी वो नहीं है देखने वाली बात। तो एडिशन के लिहाज से पहले देखेंगे क्या कौन सा पेयर ऐसा है जो जिससे हम 1 हासिल कर सकते हैं। तो बजाय कि हम सारे चेक करने से 132 और 1, अब इनको प्लस करें तो 133 आता है और माइनस करें तो 131 आता है। तो 1 तो बहुत पीछे की बात है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह 66 और 2 को प्लस करने से 68 आएगा, या माइनस करें तो 64 आएगा, हमें 1 चाहिए। इसका मतलब कि ये जो नंबर बड़े हैं जिनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है उनसे तो 1 आने की चांस बिल्कुल कोई नहीं है। इसलिए 44 और 4 से भी नहीं आएगा, 44 और 3 से भी नहीं आएगा, 33 और 4 अगर इनको प्लस करें या माइनस करें तो 1 नहीं आ सकता। इसी तरह 22 और 6 को प्लस कर लें तो 30 आता है, अगर माइनस करें तो फिर भी जो है वो 16 आ जाएगा, वो भी 1 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि जो पॉसिबल पेयर जो हमें नज़र आ रहा है वो 11 और 12 का है कि इन दोनों को माइनस अगर किया जाए तो आंसर जो है वो 1 आ सकता है। तो हमें 1 चाहिए, इसका मतलब ये पॉसिबल पेयर हमें एक ही यहाँ पे मिला है जिनसे आंसर जो है 1 लाया जा सकता है। अगर इनको प्लस करें तो ये 23 आएगा, और अगर इनको माइनस करें तो ये 1 आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये कि अब हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि इन दोनों नंबर्स को अगर माइनस किया जाए तो 1 आएगा। अब माइनस करने के लिए क्या कंडीशन है, रूल नंबर 2 जो एडिशन का है कि माइनस कब होते हैं, जब उनके साइन डिफरेंट हों। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम इस नतीजे में पहुँच चुके हैं कि इसका जो माइनस करने से 1 आना है तो माइनस उस वक्त होगा जब साइन इनके डिफरेंट होंगे। तो अब डिफरेंट साइन होने अब कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, उसका जवाब ये है कि जो साइन यहाँ पे आपके पास मिडिल टर्म के साथ है वो आप बड़े नंबर के साथ लगा दें, और दूसरा चूँकि उलट करना उसका डिफरेंट रखना है तो वो दूसरा माइनस का हो जाएगा। तो अगर डिफरेंट साइन रखने हो तो फिर बड़े वाले का साइन कौन सा लेना होता है, जो यहाँ पे हो, और अगर साइन सेम रखने हो किसी क्वेश्चन में तो फिर साइन कौन सा लेना है, जो आपके पास मिडिल टर्म के साथ फिर दोनों के साथ वो आएगा अगर सेम साइन रखना हो तो। यानी जो मिडिल टर्म का साइन है ये आपकी हेल्प करेगा कि आप उन दोनों नंबर के साथ कौन सा साइन जो है वो लगाना है। अगर डिफरेंट साइन रखने हैं तो यही साइन बड़े के साथ आ जाएगा, और अगर साइन सेम रखने हो तो फिर ये वाला साइन दोनों के साथ आएगा जो भी इधर होगा।
अब दोनों साइन डिफरेंट है तो 12 में से 11 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ आप वेरिएबल x है तो वेरिएबल भी साथ यूज़ करें तो ये 1x आ जाएगा। और बड़े में से छोटा माइनस करके साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। तो 12 बड़ा है तो इसका साइन जो है प्लस। तो किसी भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट अगर 1 हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि 1 है, वो लिखा नहीं जाता। तो अब प्लस x आ गया जो कि हमें ज़रूरत है। अब इन्हीं नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या देखें इसके इक्वल आता है। तो दोनों साइन डिफरेंट है, दोनों साइन डिफरेंट हो तो मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 2 है तो साइन माइनस का आ जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 132 आ जाएगा और x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखें कि हमने इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया, वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। और अगर हम इसको प्लस या माइनस करते हैं तो इसके इक्वल आ गया। मीन्स कि ये जो पेयर है वो हमने दोनों कंडीशन के लिहाज से चेक कर लिया है, तो ये हमारा सूटेबल पेयर है। अब इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। अब ये टर्म की बजाय आप इन दोनों टर्म में से जो भी दिल करे वो पहले लिख सकते हैं। तो चलें हम पहले 12x लिख लेते हैं। अगर आप ऊपर वाला 11 लिखना चाहें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। माइनस 11x माइनस 132। अब ये क्या होगी, 4 टर्म्स में जो है वो बदल गई हैं ये हमारा एक्सप्रेशन। तो अब हम ये ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं कि इसमें से 2-2 करके हम पहली 2 में से और अगली 2 में से पेयर बना के हम इसको में से कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट 2 जो टर्म्स है इसमें से x कॉमन आ जाएगा। तो x स्क्वायर को x पे डिवाइड किया x, और 12x में से x कॉमन लिया तो 12 आ जाएगा। इसमें से माइनस 11 कॉमन आ जाएगा, और माइनस कॉमन लेने से साइन भी चेंज होंगे। तो ये 11 कॉमन आ जाएगा तो प्लस x बचेगा, क्योंकि माइनस 11x है तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस आ जाएगा। इसी तरह ये भी प्लस हो जाएगा कॉमन लेने की वजह से। 132 को 11 पे डिवाइड किया तो ये 12 आ जाएगा। अब ये देखें ये फिर दोनों सेम आ गए, और ये यकीनी तौर पर सेम आने चाहिए। अगर नहीं आए तो आपकी कोई मिस्टेक है यहाँ पे। तो अब x प्लस 12 जो है वो कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 11। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसके 2 फैक्टर बन के दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब देखा स्टूडेंट आपने कि इस टाइप की जो क्वेश्चन है उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है कि जो मिडिल टर्म है उसको आपने ब्रेक करना है, और वो इस तरह वो 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर 4 में से 2-2 करके आप कॉमन ले लें, जो आप ऑलरेडी पीछे ये टाइप पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो की जा सकती है। तो अब ये प्रोसीजर मैंने डिटेल से बता दिया। ये जो चीज़ें हैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि स्टार्ट में इनकी ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए तो फिर ये फैक्टर आप वर्बली भी इनको बना सकते हैं। तो अगर आप काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं तो फिर आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी। जी स्टूडेंट, अभी हमने फैक्टराइजेशन के लिहाज से एक टाइप जो है वो डिस्कस की है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इस फॉर्म की जो एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने देखा है कि हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं और 2 पेयर उसकी जगह जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उनको यूज़ करके हम अपना प्रोसेस करके उसको फैक्टराइज करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म की जो इक्वेशन होगी। तो बेसिकली इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अदर देन 1 जो है वो हो सकता है। वहाँ पे हमने पढ़ा जो था तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 था। तो यहाँ पे 1 के अलावा भी यानी कोई कोफिशिएंट जो है वो हो सकता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये टाइप और ये टाइप जो है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, और इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो वही है जो मैं आपको पिछली टाइप जो है उसमें हमने डिस्कस किया है। तो बेसिकली हम ये क्वेश्चन नंबर 3 ये पार्ट नंबर 4 हमारे पास, तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है इसका आपने प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लेना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये -105x स्क्वायर जो है वो ये वाला नंबर हमारे पास आता है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे हमने पिछली टाइप में किया था। तो अब हमने इसके पॉसिबल डिवाइज़र जो है वो मालूम करने हैं, और फिर उसमें से पेयर जो है सूटेबल पेयर जो है वो हम तलाश करेंगे। तो इसके डिवाइज़र जो है वो ऑलरेडी मैंने आपके लिए पहले से लिख दिए हैं टाइम की बचत की वजह से। तो 105 जो है ये 1 पे अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 105 आ जाता है, वो भी लिख दिया। 2 पे ये डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड होता है, जो आंसर आया वो भी मैंने लिख दिया। फिर ये 4 पे नहीं डिवाइड होता, 5 पे होता है, तो इसका जो आंसर आया वो भी लिख दिया इसमें।
इस तरह 6 पे नहीं डिवाइड होगा, 7 पे डिवाइड हो गया तो वो 15 इसका आंसर आता है, वो भी लिख दिया। आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 किसी पे ये डिवाइड नहीं होता। 15 पे डिवाइड होता है, वो ऑलरेडी पहले आ चुका है। फिर 21 पे डिवाइड हो चुका है तो उसका आंसर इधर पहले लिखा जा चुका है। तो इसका मतलब ये 2 वे प्रोसेस है कि जो मैं फैक्टर इस पे जिस पे डिवाइड करता हूँ उसका जो आंसर आता है वो भी लिख देता हूँ, ताकि बाद में हमें वो फैक्टर अलग से मालूम ना करने पड़े। तो ये इसके पॉसिबल डिवाइज़र जितने भी हैं वो हमने मालूम कर लिए हैं। अब अगर आपने इसके पेयर बनाने तो इन्हीं में से बनेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट का पेयर जो है वो पॉसिबल है। इस तरह इधर से सेकंड और सेकंड लास्ट इसका पेयर, इस तरह 5 और इसका पेयर बन सकता है, और 7 और इसका पेयर बन सकता है। इन तमाम को अगर मल्टीप्लाई करें तो -105 आता है। ये बात तय है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो ये कन्फर्म है। अब हमने देखना कि एडिशन के लिहाज से क्या इनको प्लस या माइनस करें तो -16 आता है। तो वो वाला इसमें से पेयर हमने तलाश करना है जिसको प्लस या माइनस करें तो 16 आता हो। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने सारे पॉसिबल फैक्टर इसके वो लिख दिए हैं जो जिनकी पेयरिंग की जा सकती है। तो अब देखें कि 16 लेके आना हमने, तो ये अंडरस्टूड है कि इनका डिफरेंस इतना ज़्यादा कि 16 इससे नहीं आ सकता। चाहे इनको प्लस कर लें चाहे माइनस कर लें, इससे 16 हासिल नहीं हो सकता। इसी तरह इनको भी प्लस या माइनस करें तो 16 नहीं आ सकता, इनको करके देख सकते हैं आप। इसी तरह इसको अगर देखें तो 16 इनको प्लस करने से या माइनस करने से 16 जो है वो नहीं आता। तो एक जो पॉसिबिलिटी हमें नज़र आ रही है वो ये इस पेयर के साथ है कि 5 और 21 जो है, यानी ये वाला जो पेयर है, इसको अगर आप प्लस या माइनस करें तो 16 हासिल किया जा सकता है। अब कैसे हासिल होगा? अब बाकी जो है यानी ये भी मुमकिन नहीं है, ये भी मुमकिन नहीं है और ये भी मुमकिन नहीं है। तो जो मुमकिन है हम उसको लेके आगे चलते हैं। तो 5 और 21, अब इसके साथ वेरिएबल क्या चाहिए? x। अच्छा, अब 5 और 21 से 16 कब आएगा? जब ये माइनस होगा। तो माइनस होने के लिए क्या कंडीशन है? इनके साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो साइन डिफरेंट होने के लिए आपको रूल मैंने बताया कि डिफरेंट साइन जब लेने हो तो बड़े वाले के साथ कौन सा साइन लेना होता है जो आपको क्वेश्चन में मिडिल टर्म के साथ दिया हो। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके देखें तो दोनों साइन डिफरेंट है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है और साइन जो है वो बड़ी टर्म का आएगा। तो -16x आ गया, यही हमें रिक्वायर्ड था। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो इसके इक्वल आना चाहिए 5x और -21x। अगर इनको मल्टीप्लाई करें 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें 105 और x को x से मल्टीप्लाई किया x², और दोनों साइन डिफरेंट है तो मल्टीप्लिकेशन के रूल नंबर 2 के मुताबिक जब साइन डिफरेंट हो तो उनका आंसर जो है वो नेगेटिव आता है। तो अब देखें कि इनको मल्टीप्लाई किया तो इसके इक्वल आ गया और प्लस या माइनस किया तो इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो पेयर है वो मोस्ट सूटेबल पेयर है इस एक्सप्रेशन के लिए। अब हम इसको मिडिल टर्म की बजाय हम क्या करेंगे, ये दोनों पेयर में से जो मर्ज़ी आप पहले लिख सकते हैं। तो +5 पहले लिख लेते हैं हम, और -21x -21, यानी यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो 16 है इसके हमने पॉसिबल पेयर जो है वो बनाए थे वो इसकी जगह रिप्लेस कर दिए। तो तरतीब आप कुछ भी रख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये 4 टर्म जो है इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 2 टर्म उसमें से कॉमन लेंगे और जो सेकंड 2 टर्म है वो ये जो टाइप आपने पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये 5 इसमें से 5x कॉमन लिया जाता है, तो 5 भी कॉमन आ गया, x² में से एक x कॉमन आ गया तो एक सिंगल x इसमें रह जाएगा, और 5x को 5x पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 21 कॉमन ले लें अगर, -21, तो माइनस कॉमन लेने से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 21 को 21 पे डिवाइड किया 1x आ जाएगा तो सिर्फ हम x लिखेंगे, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया माइनस कॉमन लेने की वजह से, और ये भी प्लस हो जाएगा। 21 को 21 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। और ये देखें ये दोनों सेम टर्म, इनका सेम आना जो है वो ज़रूरी है। अगर सेम नहीं आया तो फिर कोई ना कोई मिस्टेक आपकी हुई है, यहाँ पे उसको चेक किया जा सकता है। तो x+1, अब दोबारा इसमें से कॉमन ले लें, यानी ये वाला एक टर्म होगी और ये एक टर्म होगी, तो अब x+1 जो है वो दोबारा इसमें कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 5x -21। तो अब हमने इसके फैक्टर जो है वो फाइंड कर लिए हैं, और प्रोसीजर वही है जो आपने पिछली टाइप में पढ़ा था
कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो या इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने का एक ही मेथड है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि यहाँ पे पहले 1 होता था, तो 1 होने की वजह से जब इसका प्रोडक्ट निकालते थे तो वो नंबर आपके पास छोटे नंबर हासिल होते थे। लेकिन अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक बड़ा नंबर हासिल होगा, तो उसके डिवाइज़र मालूम करना वो भी एक लेंथी प्रोसेस होगा, और फिर उसका जो सूटेबल पेयर है उसको तलाश करना जो है वो भी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर वही है जो आपने पिछली टाइम में यूज़ किया है। तो फैक्टर इसके बन चुके हैं, 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर इसको लिख दिया गया है। तो इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन उसके मुताबिक इसके 2 फैक्टर जो है वो बन गए हैं। अगर आप ये तरतीब चेंज कर लेते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, तो फिर आपका आंसर में ये फैक्टर पहले आ जाएगा और ये फैक्टर बाद में आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ उसमें होल्ड करता है, इसलिए इस तरह तरतीब चेंज करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जी स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट जो है वो हम देखते हैं। तो 5x - 1/x होल स्क्वायर प्लस 4 5x - 1/x प्लस 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे में क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन बेसिकली इसी फॉर्म का क्वेश्चन बनता है। इसमें वेरिएबल x स्क्वायर है, तो इसमें ये सारा इसको आप वेरिएबल कह लें x, और इसी तरह सेम जो x स्क्वायर है तो यहाँ पे x होता है, तो यही इधर स्क्वायर है तो ये विदाउट स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब अगर इसको कंपेयर करें तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो अब हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट मालूम करते हैं हम। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पॉजिटिव 4 इंटू, इसको आप x वाली एक टर्म समझ सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, 4 के डिवाइज़र जो है मालूम करने हैं। 4 को 1 पे डिवाइड करें तो 4 आंसर आ जाएगा, इसी तरह 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इसके जो पॉसिबल पेयर है वो 2 ही नज़र आ रहे हैं हमें। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से सूटेबल पेयर कौन सा है। तो अब इन पेयर को हमने इस तरह लेना है कि अगर उनको प्लस या माइनस करें तो 4 आंसर आए आपका। तो 4 प्लस इनको प्लस करें तो 5 आता है, अगर माइनस करें तो 3 आता है। इसका मतलब हमें 4 चाहिए, तो ये पेयर जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब इसको अगर देखें 2 + 2 4 आ जाएगा और हमें 4 ही चाहिए। अब इसके साथ वेरिएबल क्या आएगा, 5x - 1/x, ये इसमें बतौर वेरिएबल के आप लिख दें इसमें। तो अब हमने देखना है कि इसका साइन कौन सा होगा। अब हमें चाहिए यहाँ पे 4 कब आएगा, जब ये प्लस होंगे, और प्लस होने के लिए क्या कंडीशन है, जो एडिशन का रूल नंबर 1 आपको मैंने पढ़ाया था कि इसमें अगर साइन सेम हो तो वो हमेशा प्लस होते हैं। तो इसका मतलब ये कि प्लस ये 2 और 2 से 4 कब आएगा, जब ये प्लस होगा, और प्लस होने के लिए इनके साइन सेम होने चाहिए। अब सेम होने में दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, तो उसका आंसर यहाँ से मिलेगा, जो साइन यहाँ पे वो दोनों के साथ आएगा। तो +2 और +2, तो दोनों साइन सेम है तो ये प्लस होगा, और साथ ये जो वेरिएबल है 5x - 1/x, और साइन जो है वो सेम वही आ जाता है अगर दोनों साइन सेम हो। तो अब अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए, इसी फैक्टर का आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से वो इसके इक्वल होना चाहिए, यानी इनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, और ये फैक्टर जैसे x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर होता है, तो ये 5x - 1/x इसका स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करते हुए अगर साइन सेम हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। तो अभी हमने देखा कि जो इसके पेयर थे ये वाला, इसको हमने प्लस माइनस करके भी चेक कर लिया और प्रोडक्ट निकाल के देख लिया, तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके मुताबिक पूरा जो है ये हो रहा है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5x - 1/x। अब इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये 2 फैक्टर लिखेंगे। तो बेसिकली ये दोनों फैक्टर सेम आए हैं, 2 5x - 1/x प्लस 2 5x - 1/x प्लस 4। तो दोनों फैक्टर इसमें लिख दिए। अब इसमें से हमने कॉमन लेना है, ये पहली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और अगली 2 टर्म जो है इसमें से कॉमन लेंगे। तो इसमें से 5x - 1/x कॉमन, तो अब एक ये स्क्वायर है तो एक हिस्सा इसका कॉमन आएगा, तो एक टर्म एक फैक्टर जो है इसका बाकी बच जाएगा। जिस तरह x स्क्वायर में से जब आप x कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर में से x कॉमन लेते हैं तो x बाकी बच जाता है। तो इस तरह ये स्क्वायर ये सेम टर्म है, तो स्क्वायर में से ये कॉमन लिया तो एक जो है वो फैक्टर रह जाएगा इसका 5x
-1/x। और उसके बाद इतने ऐसे में से यानी ये कॉमन रह गया, आगे इसमें से कॉमन लेना है तो ये कॉमन आ जाएगा +2 बाकी बच जाएगा। इसी तरह इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो ये फैक्टर बच गया हमारा, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो +2 आ जाएगा। अब ये देखो ये दोनों सेम फैक्टर जो है वो दोबारा कॉमन लिए जा सकते हैं। अब ये वाली टर्म और ये टर्म, 2 टर्म्स है, इसमें से दोबारा जो है जिसको मैंने टिक किया ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो 5 -1/x +2 ये दोबारा कॉमन ले लिया और इधर बच गया 5x -1/x +2। तो अब ये हमने इसके फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे पास 2 फैक्टर जो है वो निकल आए हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो जो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या करना होता है कि उस एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिखना होता है। तो वो 2 फैक्टर जो है बन चुके हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों सेम फैक्टर हैं। तो हम इसको ये भी इसका आंसर हो सकता है, इसको कंबाइन करके अगर लिख दें तो इस फॉर्म में भी इसका आंसर जो है वो लिखा जा सकता है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन ये भी लिख सकते हैं और इतना भी आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन तो ज़रा अजीब नोयत का लग रहा था, लेकिन इसी पैटर्न का था तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अच्छा, यहाँ से कि जब ये फैक्टर दोनों पेयर एक जैसे बने, जैसे कि ये बने थे, एक जैसे पेयर बनते हैं तो फिर एंड में दोनों फैक्टर एक जैसे आएंगे। तो इट मीन्स कि ये क्वेश्चन एक और मेथड से भी किया जा सकता है। पिछली एक्सरसाइज में आपने ये फार्मूला जो पढ़ा हुआ है कि a² + 2ab प्लस इक्वल होता है a + b। तो इस टाइप की फैक्टराइजेशन भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर देखा जाए, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दूं यहाँ पे कि ऐसे तमाम क्वेश्चन जिसमें वो फैक्टर जो हम इसकी ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म को, तो वो फैक्टर एक जैसे निकलें, वो फैक्टर दोनों एक जैसे जब निकलते हैं, ये फैक्टर और ये फैक्टर, तो उस वक़्त ये क्वेश्चन जो है वो a + b के फार्मूले से भी हो सकता है। यानी अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को a + b का जो होल स्क्वायर वाला फार्मूला उससे भी कर सकते हैं। ये फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमने पिछली एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चन पढ़े थे, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हैं। जो पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, तो उनको वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था कि इस तरह के क्वेश्चन को आप मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन जो मिडिल टर्म ब्रेक करने से एक जैसे फैक्टर आ जाएँ तो उनको आप उस फार्मूले से भी कर सकते हैं। यानी इस टाइप के सारे क्वेश्चन वो फार्मूले से नहीं होंगे, लेकिन उस फार्मूले वाले सारे क्वेश्चन जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक करके भी आ जाएंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि जो आपके फैक्टर बनेंगे वो सेम फैक्टर बनेंगे जो आप मालूम करते हैं। तो ये फैक्टर आपके सेम निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे, तो फिर वो a + b के स्क्वायर से भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा हिंट है कि आप पेपर में जब क्वेश्चन करें तो कोई भी मेथड जो है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं किया होता कि फैक्टराइजेशन जो है आपने किस मेथड से करनी है। तो इसलिए जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग उस वक्त डेवलप हो कि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता है, तो अगर वो करेक्ट वे में उससे आंसर निकाला जा सकता है तो यकीनी तौर पर आप किसी भी मेथड से करें तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सकता है। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो इसके मज़ीद क्वेश्चन जो है उसकी भी आप प्रैक्टिस करें, चूँकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे कंसेप्ट में ये जो मिडिल टर्म ब्रेक वाली फैक्टराइजेशन है वो हमें करनी पड़ती है। इसलिए अगर इसमें आपकी वीकनेस होगी तो फिर आपके बहुत सारे जो नए कंसेप्ट आप पढ़ेंगे मैथ में, वहाँ पे आपको अक्सर प्रॉब्लम रहेगा। तो इसलिए ये जो बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसका आना आपको और इसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करें और मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।